हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। पुरानी प्रेमिका बन गई भाभी। माँ जी, ये लीजिए चाय। अरे माँ जी, आपकी आंखों में आंसू। हाँ बहू, आज छोटे की बड़ी याद आ रही है। बताओ, ये भी कोई बात हुई? अपने ही सगे भाई की शादी में नहीं आ पाया मेरा बेटा। माँ जी, आप तो जानती हैं आर्मी वालों की नौकरी होती ही ऐसी है कि आधे से ज्यादा जिंदगी तो अपने देश के लिए कुर्बान कर देते हैं, जिस कारण ये ना जाने अपनी जिंदगी के कितने ही इम्पोर्टेंट फंक्शन तक भी अटेंड नहीं कर पाते। यहाँ तक कि कई बार तो इन्हें अपनी शादी के अगले दिन ही ड्यूटी ज्वाइन करनी होती है। जानती हूँ बहू, हमने कितना समझाया था छोटे को, लेकिन उसे तो जैसे अपने पिता की तरह आर्मी में ही जाना था और उसने अपनी जिद पूरी कर ही ली। माँ जी, अब आप आंसू पोंछ लीजिए और ये चाय पी लीजिए। देखना, जैसे ही देवर जी को छुट्टी मिलेगी वो दौड़ते हुए आपके पास आ जाएंगे। मैं अपनी चाय भी यहीं ले आती हूँ, दोनों साथ में बैठकर चाय पियेंगे। ठीक है बहू। नताशा किचन में चाय लेने चली जाती है। तभी कोई झट से दरवाजे से दौड़ता हुआ आता है और गोमती के पैरों में गिरकर कहता है, देख माँ, तेरा लाल आ गया। अनुभव, मेरा बच्चा, लेकिन तू जमीन पर क्यों पसर गया? उठना। नहीं माँ, जब तक आप अपना हाथ मेरे सर पर रखकर मुझे मस्त मस्त आशीर्वाद नहीं दोगी, आपका लाल यूं ही चरणों में पसरा रहेगा। इतने में मिहिर भी वहां आ जाता है। अरे छोटे, तू कब आया? और आने से पहले बताया भी नहीं। देखना मिहिर, अभी अभी आया है और आते ही नौटंकी भी चालू कर दी नालायक ने। अरे माँ, गुस्सा थोक भी दो, बेचारा इतनी दूर से सफर करके लौटा है। अरे धर्मपत्नी जी, जरा एक गिलास पानी लाना और जल्दी जल्दी बाहर आओ, देखो कौन आया है। तभी नताशा भी रसोई से बाहर आ जाती है। लगता है देवर जी आ गए, अब तो माँ जी बड़ी खुश होंगी। पता है देवर जी, सुबह से आपके लिए आंसू बहा रही थी। नताशा की आवाज अनुभव को जानी पहचानी सी लगी। वो जैसे ही पीछे मुड़ा तो नताशा को देख हैरान रह गया। नताशा भी अनुभव को देख हैरान रह गई और लड़खड़ाती आवाज में बोली, पानी पानी। अरे बहू, इस नालायक को देखकर तेरी आवाज क्यों लड़खड़ाने लगी? ये आर्मी में भले ही है, लेकिन अंदर से बड़ा नरम है। हाँ नताशा, ये तुम्हारा देवर है अनुभव, इसकी वर्दी से मत डरो। और छोटे, ये है तेरी भाभी। बता, कैसी लगी अपने भाई की पसंद? बहुत अच्छी है भैया, बड़ी खुशकिस्मत है आप, जो ऐसी बीवी मिली आपको। ये कहकर अनु जल्दी से फ्रेश होने अपने कमरे में चला जाता है और बाथरूम में जाकर अपनी जेब से नताशा की फोटो निकालकर खूब रोता है। ये तूने क्या कर डाला महादेव? मेरी ही प्रेमिका को मेरे सामने मेरी भाभी के रूप में लाकर खड़ा कर दिया। अगर मैंने आर्मी ज्वाइन नहीं की होती तो आज ये मेरी पत्नी होती, लेकिन आर्मी ज्वाइन करने के कारण ही तो मेरा इससे ब्रेकअप हो गया था। यही सब सोचकर अनुभव पहले के दिनों में खो जाता है, जब एक रोज वो कॉलेज की कैंटीन में बैठा हुआ था और नताशा उसके पास आती है। ए चिकने, अपन का ये दिल ना तेरे चिकने थोबे पर आया है, बोल अपना टपोरी बनेगा क्या? अरे तुझ जैसी टपोरन के लिए तो ये हीरो टपोरी भी बन जाएगा। बोल, क्या बोलती है? आदि का खंडाला। अरे नहीं नहीं, मैं कोई टपोरन नहीं, तो बस वो टास्क मिला था, मेरी रैगिंग हो रही थी ना, वो मैं इस कॉलेज में नहीं आई हूँ ना, इसलिए। थैंक यू, तुमने मेरे साथ कोऑपरेट किया। अच्छा मैं चलती हूँ, सॉरी। हाँ। अरे ऐसे कैसे सॉरी कहकर निकल रही हो? मेरी माफी तो लेकर जाओ। क्यों, तुम माफी क्या लिफाफे में पैक करके देने वाले हो? वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी गोमती उसके कमरे में आती है। चल बेटा, खाना तैयार है, तेरी भाभी ने आज तेरा मनपसंद खाना बनाया है। कुछ देर बाद वो खाने के लिए बाहर आता है तो देखता है नताशा सबको खाना परोस रही है और उससे कहती है, आइए देवर जी, आपके आने की खुशी में मैंने माँ जी से पूछकर सारा खाना आपकी पसंद का बनाया है। कितनी आसानी से मुझे देवर कहकर बुला रही है, कैसी फीलिंगलेस लड़की है ये। हाँ छोटे, एक बार तू अपनी भाभी के हाथ का खाना खाकर देख, तेरी तबीयत कैसे चमक जाएगी। क्या भैया, मेरी तबीयत को कौन सा जंग लगा है जो इनके हाथ का खाना खाकर चमक जाएगी? ये इनके क्या होता है? भाभी बोलने में जुबान पर जोर पड़ रहा है तेरी। कोई बात नहीं माँ, आदत नहीं है ना, अभी सीख जाएगा। खाने के बाद नताशा किचन में बर्तन साफ कर रही होती है। तभी अनुभव फ्रिज से पानी की बोतल लेकर वहां से जा रहा होता है। फिर नताशा कहती है, अब भाभी कहने की आदत डाल लो अनुभव। क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना। मैं नहीं चाहती कि मेरे पति को, यानी कि तुम्हारे बड़े भाई को और सासू माँ को इस बारे में पता भी चले कि तुम और मैं एक दूसरे को पहले से जानते थे। बस यही जान लो कि मैं तुम्हारी भाभी हूँ, इस बात को एक्सेप्ट कर लो। शट अप, अपने इसी एटीट्यूड के चलते तुमने मुझसे ब्रेकअप किया था ना। अरे जब चली गई थी मेरी जिंदगी से तो वापस क्यों आई, वो भी भाभी बनकर?
तभी गोमती भी वहां आ जाती है। अनुभव, तू सोया नहीं और ये क्या खुसुर फुसुर चल रही है देवर भाभी के बीच? वो माँ जी, देवर जी मेरे बनाए हुए खाने की बड़ी तारीफ कर रहे थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे बनाए खाने से अच्छा मेरी माँ के हाथ के बने करेले होते हैं। सुधर जा अनुभव। अब एक और बार मुंह से भाभी की जगह इनके उनके या तुम्हारे कुछ निकला ना तो तेरा सर और मेरी चप्पल होगी। वो तेरी भाभी है तो तमीज से बात किया कर। अनुभव गुस्से में वहां से चला जाता है। उसके लिए एक्स बनी भाभी की सच्चाई को डाइजेस्ट कर पाना बहुत मुश्किल था। वो जब भी नताशा को देखता तो उसे उसमें भाभी नहीं बल्कि अपनी एक्स नजर आती थी। फिर एक रोज नताशा कहीं जाने के लिए तैयार होकर बड़ी ही खूबसूरत साड़ी पहन कर आती है जिसमें वो बड़ी ही सुंदर लग रही थी। उसे देखकर अनुभव की नजरें उस पर ही टिक जाती हैं। हो गई बहू तैयार? जी माँ जी, मैं निकलती हूँ। मीर जी ने मॉल में आने को कहा था, पहले ही आधा घंटा लेट हो गया, वो गुस्सा करेंगे। अरे तो क्या हुआ बहू, तू लग भी तो इतनी प्यारी रही है कि तुझे देखते ही उसका सारा गुस्सा शांत हो जाएगा। और तू रुक। अनुभव, जा अपनी भाभी को बाइक पर छोड़कर आ जा। मैं? पर क्यों? मैं क्या फोकट का ड्राइवर लग रहा हूँ? कितनी जुबान चलाने लगा है तू। अब जा, तेरी भाभी पैदल जाएगी क्या? अपनी माँ के कहने पर अनुभव मान जाता है और नताशा उसके साथ बाइक पर बैठ जाती है। लेकिन वो बाइक इतनी स्पीड से चलाता है कि नताशा उसे कसकर पकड़ लेती है और गुस्से में कहती है, अरे मंद बुद्धि, मुझे मॉल पहुंचना है, भगवान के पास नहीं जो 150 की स्पीड में बाइक चला रहे हो। क्यों डर लग रहा है भाभी जी? अरे यही तो आपके देवर का स्टाइल है, इस स्पीड में तो आपको जन्नम छोड़ दूं। सही कहा, जो इंसान मुझे 2 साल पहले ही छोड़ चुका है उससे मैं उम्मीद भी क्या कर सकती हूँ। उसकी ये बात को सुनते ही वो जोर से ब्रेक लगाता है जिससे नताशा अपने आप को संभाल नहीं पाती और बाइक से गिर पड़ती है। सॉरी, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं ना? हाँ लगी है, दिल पर चोट। हो गया शांत तुम्हारा गुस्सा? अरे 2 साल पहले मेरी एक छोटी सी गलती के लिए तुम मुझे छोड़कर आर्मी में चले गए और उसके बाद कोई फोन तक नहीं किया। मैं कहाँ भागती? 2 साल तुम्हारे प्यार में पड़ी रोती रही और फिर मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी तुम्हारे बड़े भाई के साथ करवा दी, जिसके बाद अब तुम्हारी एक्स तुम्हारी भाभी बनकर लौटी है और मेरा एक्स यानी कि तुम मेरे देवर बन गए हो। इतनी सी बात तुम्हारे दिमाग में नहीं घुस रही? अब दिल नहीं मानने को राजी तो क्या करूं, मर जाऊं? तुम्हारा क्या है, लेकिन मेरे साथ तो खेल हो गया ना। तुम्हें देखकर मेरी फीलिंग के बुलबुले फिर से फूटने लगे तो मैं क्या करूं? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। इससे ज्यादा इमोशनल डायलॉग मुझे नहीं आते। जो भी हो, एक बात अपने दिमाग के खाने में डाल लो कि तुम्हारी एक्स तुम्हारी भाभी बन गई है और तुम भी अपना घर बसाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। फिर घर पहुंचकर वो उसकी कई बात बहुत अच्छे से सोचता है और सच्चाई को मानकर खुद को तैयार करता है। उस दिन के बाद से वो नताशा को भाभी बुलाता और कुछ दिनों बाद वो अच्छी सी लड़की पसंद करके उससे शादी कर लेता है। अमित को हमेशा से अमीर बनना था, लेकिन उसके लिए वो काम भी नहीं करना चाहता था। देख लेना दोस्त, मैं एक दिन बहुत अमीर बनूंगा। अच्छा, वो कैसे? तू तो चाय भी मुफ्त की पीता है। कोई काम धंधा करेगा तब ना अमीर बनेगा है? अमीर बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है भाई। अरे मेहनत तो गधे भी करते हैं, गधे अमीर हो जाते हैं क्या? अमीर बनने के लिए मेहनत नहीं, दिमाग की जरूरत है। और तेरा दिमाग इस बारे में क्या कहता है? प्लान क्या है तेरा? आसान है यार, किसी अमीर बाप की इकलौती लड़की को फंसाऊंगा और ससुर के पैसों पर राज करूंगा। अमित का यही प्लान था। वो दिखने में अच्छा था इसलिए लड़कियां उस पर मरती भी थी, लेकिन अमित तो अमीर बाप की इकलौती लड़की के तलाश में था। इस बात के कुछ दिन बाद अमित अपने माँ बाप के कहने पर शहर एक इंटरव्यू के लिए गया। उसका इंटरव्यू तो नहीं निकला, लेकिन उसकी मुलाकात उसी कंपनी के मालिक की लड़की से हो गई। उस लड़की का नाम अंकिता था। अमित अंकिता के पास गया और बोला, हेलो, मेरा नाम अमित है। सुना है आप इस कंपनी के मालिक की बेटी हो? हाँ, क्यों? कुछ नहीं, वो असल में मैं भी एक कंपनी के मालिक का बेटा हूँ, इसीलिए सोचा आपसे मिल लूं। अच्छा, तो फिर यहाँ इंटरव्यू देने के लिए क्यों आए हो? वो तो मेरे पापा की जिद की वजह से। वो चाहते हैं कि मैं बिजनेस अपने हाथों पे लेने से पहले कुछ दिन कहीं और नौकरी करूं। ये पापा लोग भी ना। सही कहा, ये पापा लोग समझते ही नहीं है कि हमें सब कुछ आता है। ऐसे ही हंसी मजाक में दोनों की दोस्ती हो गई। अमित ने इतना बड़ा झूठ बोल दिया और अंकिता का नंबर लेकर वहां से चला गया। वो घर लौटने के लिए बस पर चढ़ा और कुछ देर बाद एक लड़की उसके पास आकर बैठी। वो लड़की बहुत गुस्से में थी। अमित ने पूछा, अब क्या बात है मैडम, इतने गुस्से में क्यों हैं आप? गुस्सा क्यों नहीं आएगा? जिंदगी में पहली बार मुझे बस पर चढ़ना पड़ रहा है। 2 करोड़ की गाड़ी बीच रास्ते पर खराब हो गई, इसलिए बस लेनी पड़ी। 2 करोड़ की गाड़ी? अरे वाह, ये भी तो
अमीर खानदान की ही लड़की है। गाड़ी की कीमत सुनकर अमित के दिल में घंटी बजी। क्या हुआ इंटरव्यू का? नहीं हुआ बाबूजी। मुझे पता था नहीं होगा, नालायक है तू। इसीलिए मैंने तेरी शादी मेरे दोस्त की लड़की से तय कर दी है। मेरा दोस्त तुझे दहेज में 10 लाख रुपए भी देगा, जमीन भी देगा और अपनी फैक्ट्री का आधा हिस्सा भी देगा। ये सुनते ही अमित के लालची मन में एक बार और लड्डू फूटा। वो भगवान का शुक्रिया अदा करने लगा। हे भगवान, इतने दिनों बाद आपने मेरे लिए कुछ किया। मैं तो कब से कह रहा था आपको, और आज एक नहीं, दो नहीं, तीन अमीर लड़कियां मेरी जिंदगी में आ गई। थैंक यू भगवान, थैंक यू। अमित का लालच बढ़ने लगा। वो तो पहले बस एक अमीर लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन अभी उसके पास 3 लड़कियां थी। उसे बस उनमें से एक को चूज करना था। लेकिन अमित ने सोचा, एक लड़की से शादी करने के बाद मैं अमीर हो जाऊंगा, लेकिन अगर 3 लड़कियों से ही शादी कर लूं तो फिर तो मैं बहुत ही अमीर बन जाऊंगा। नहीं, सिर्फ एक लड़की से शादी मतलब बर्बादी। मैं तो तीनों से शादी करने वाला हूं। अमित अंकिता और कोमल से फोन पर बात करता रहा और उन लोगों को झूठ बोलता रहा। मैं तुमसे प्यार तो करता हूं, लेकिन मेरे पिता नहीं मानेंगे। वो बहुत ज्यादा अमीर है ना, इसीलिए वो अपने बिरादरी में मेरी शादी करवाना चाहते हैं। लेकिन चलो, हम दोनों चुपके से शादी कर लेते हैं। अमित ने यहाँ अपने पिता के दोस्त की लड़की शीतल से शादी कर ली और वहाँ शहर में अलग अलग दिनों में अंकिता और कोमल से भी शादी कर ली। उसने कोमल से कहा, देखो, मैं अभी तुम्हें मेरे घर पर नहीं ले जा सकता। तुम अभी अपने ही घर में रहो। मैं कभी कभी आकर तुमसे मिलूंगा। मैं अपना खुद का बिजनेस चालू करना चाहता हूँ। बस बिजनेस चल जाए, उसके बाद मैं उस घर से तुम्हारे पास हमेशा हमेशा के लिए आ जाऊंगा और फिर हम दोनों एक साथ रहेंगे। उसने अंकिता से भी यही कहा और बेचारी भोली लड़कियां मान भी गईं। अमित ने खुद का बिजनेस शुरू करने के नाम पर उन दोनों लड़कियों से 10 लाख रुपए ले लिए और पैसे लेकर घर चलाया। उसकी तीसरी बीवी शीतल ने पूछा, तुम्हारे पास इतना पैसा आया कहाँ से? अरे मैंने शहर में नया धंधा शुरू किया है, ये उसी बिजनेस का पैसा है, इसे हाथ मत लगाना। बेचारी शीतल भी भोली थी, वो भी मान गई। ऐसे ही कुछ दिन बहुत अच्छे से चलता रहा। अमित कुछ दिनों के लिए शहर चला जाता और कुछ दिन अंकिता के साथ और कुछ दिन कोमल के साथ बिता कर आता। आते वक्त उन दोनों से पैसे भी मांग लेता और घर लौटकर शीतल के साथ अपना समय बिताता और उसके पिता यानी कि अपने ससुर से फैक्ट्री के प्रॉफिट का हिस्सा भी लेता। इसी तरह कुछ ही दिनों में अमित के पास हद से ज्यादा पैसा आ गया और पैसा आते ही अमित महंगी महंगी चीजें खरीदने लगा। मेरा सपना पूरा हो रहा है। अब तो मैं पैसा उड़ाने वाला हूँ। अमित ने महंगा फोन, महंगी गाड़ी सब खरीद लिया। उसने घर भी बनवा लिया और गाड़ी लेकर हर शाम चाय की टपरी के सामने से जाने लगा ताकि उसके दोस्त उसे गाड़ी चलाते हुए देख पाएं। उसके दोस्त ये देखने भी लगे और बातचीत भी करने लगे। इसका सही है यार, उसने जैसा कहा था वैसा ही किया। अब देखो गाड़ी में घूम रहा है और हमें देखो हर रोज जिंदगी के साथ जंग लड़नी पड़ रही है। अरे भाई, हम मेहनत का खाते हैं भाई। मुझे तो लगता है कि ये अमित कुछ ना कुछ झोल करता ही है, नहीं तो सिर्फ दहेज के पैसों से इतनी महंगी गाड़ी उसने कैसे खरीदी भाई? है खैर, चलो जो भी है, कुछ गड़बड़ करेगा तो खुद के जाल में खुद ही फंसेगा, देखना। लेकिन अमित अपने आप को लेकर बड़ा कॉन्फिडेंट था। वो सोचता था, मेरी गांव की बीबी कभी शहर नहीं जाएगी और शहर की बीबियां कभी गांव नहीं आएंगी। बस मेरा धंधा तो ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन उसका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ओवर कॉन्फिडेंस में बदल गया। अंकिता और कोमल को उस पर शक होने लगा। ये अमित हर बार मुझसे पैसे मांगता है, इतने पैसों का वो करता क्या है? उधर कोमल सोचने लगी, अमित मुझे अपने घर क्यों नहीं ले जाता है, बस बहाना बनाता रहता है। और उधर शीतल सोचने लगी कि हर महीने शहर क्यों जाते हैं, कौन सा बिजनेस करते हैं, ये तो मुझे कभी नहीं बताया। शीतल ने मन ही मन सोच लिया कि वो अब शहर जाएगी। उधर अमित को नहीं पता था कि कोमल और अंकिता बचपन में एक ही स्कूल में पढ़ती थी। एक शाम को एक पार्टी में दोनों की मुलाकात हो गई और पुरानी दोस्ती याद आ गई। कोमल ने कहा, अंकिता तुझे पता है मैंने शादी कर ली। अरे मैंने भी शादी कर ली है, लेकिन चुपके चुपके। मेरी शादी के बारे में भी किसी को नहीं पता। चल ठीक है, कल मेरा पति मुझसे मिलने आने वाला है, मैं उसे तुझसे मिलवाती हूँ। अरे कल तो मेरा पति भी शहर आ रहा है मुझसे मिलने, मैं भी उससे तुझे मिलाती हूँ। और ऐसे ही घोटाले की शुरुआत हुई। अगले दिन शहर आने के लिए अमित सुबह सुबह घर से निकल गया और उसके पीछे पीछे चोरी छिपे शीतल भी निकल गई। शीतल अमित का पीछा करते हुए शहर तक पहुंच गई और अमित शहर पहुंचते ही अंकिता से मिला। अंकिता ने अमित को उसकी सहेली के बारे में कहा। अमित राजी हो गया। उसे नहीं पता था कि अंकिता की वो सहेली और कोई नहीं, स्वयं कोमल है। अंकिता अमित को कोमल के सामने ले आई। ये देख कोमल, ये मेरे पति हैं। अरे ये तो मेरा भी पति है। मतलब? मर गया, अब क्या होगा? तभी दौड़ती हुई शीतल वहां आई। ये तो मेरे पति हैं। अरे तुम यहाँ कहाँ से आ गई?
मतलब सब कुछ मुझे अब समझ में आ रहा है। तो ये बात है, तूने पैसों के लालच में हम तीनों से शादी की। अच्छा, तो ये बात है। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मैं भी नहीं। ये लो। शीतल ने अमित को थप्पड़ मारा और उसके बाद तीनों ने मिलकर अमित की अच्छे से धुलाई की और फिर तीनों ने पुलिस बुलाई। पुलिस ने अमित को धोखा करने के जुल्म में गिरफ्तार कर लिया और ज्यादा लालच के चक्कर में अमित को अपनी बाकी की जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ी। ऐसे ही एक लालची इंसान की जिंदगी खत्म हो गई। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।